अब मैं आप सबके समक्ष श्री गिरीश प्रभुणे, अध्यक्ष BRLF को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्री गिरीश प्रभुणे पिछले 50 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे महाराष्ट्र के घुमंतू पहाड़ी समुदाय के उत्थान के लिए किए गए अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाने जाते हैं। समाज सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। अब मैं श्री गिरीश प्रभुणे जी से अनुरोध करती हूं कि आप सेलिब्रेटिंग ट्राइबल कल्चर इनोवेशंस एंड प्रैक्टिस यानी आदिवासी संस्कृति और नवाचारों पर अपने विचार प्रकट करें सर। नमस्कार। भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन की तरफ से और एक्सिस बैंक फाउंडेशन की तरफ से 2 दिन का यह एक कार्यक्रम है और आप सबका इसमें स्वागत करता हूँ। जिस विषय पर हम 2 दिन चर्चा करने वाले हैं, भारत की प्राचीन परंपरा जिसे सृष्टि से जुड़ी है, मिट्टी से जुड़ी है और लोगों से जुड़ी है। लोग, वन और मिट्टी, इससे जो प्राकृतिक रूप धारण करता है, वेदों में कहा है कि विपुलाच सृष्टि इतनी विपुल है कि उसके लिए और कुछ बाहर से देना नहीं पड़ता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में सारा खेती के उद्योग, ये ज़्यादातर रासायनिक खादों से पूरा सृष्टि का विध्वंस होने लगा और थोड़ा थोड़ा पिछले 10, 12, 15 साल से कुछ NGO और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इसके ऊपर ध्यान देना शुरू हो गया है। जनजाति का जीवन जो है वो उसी सृष्टि के ऊपर है और उसमें भी पिछले 200 साल से वन कटाई हो गई। वनीकरण में से जो वनोपज है उसका भी व्यापारीकरण हो गया और जिसके आधार पर जनजाति का जनजीवन जो है वो पिछले लाखों सालों से समृद्ध बन गया था, वो धीरे धीरे दारिद्र्य और पूरा का पूरा उनका उद्ध्वस्त जीवन हो गया। भारत रूरल फाउंडेशन की तरफ से ये हम करना चाहते हैं और भारत सरकार, जितने सारे स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उनका भी उसके ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जितना सारा आज बचा हुआ वनीकरण है वो है अरण्य का अर्थ ही ये है अरण, जहाँ कोई रण नहीं है, जहाँ कोई विवाद नहीं है, जहाँ कोई वाद नहीं है, जहाँ युद्ध नहीं है, वो जनजीवन अरण्य में है, आरण्यक में है। तो प्राचीन काल से ये चला हुआ अभी संघर्ष में रत है जीने के लिए। पहले सब कुछ था, अभी रोटी कमाने के लिए, रोटी खाने के लिए कर्जा करना पड़ता था। कर्जा लेकर रोटी खाना, जहाँ सब कुछ था, समृद्ध जीवन था, वहाँ कर्ज लेकर अपनी जमीन, कुछ गहने, बर्तन गिरवी रखकर जीना पड़ता है। भारत रूरल फाउंडेशन की तरफ से जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम शुरू हो गया जनजाति की तरफ, वहाँ वहाँ पहले जहाँ गिरवी रखना पड़ता था, वहाँ अब अपने खुद के पैरों पर खड़े होने लगे। आपने अभी देखा कि हर एक राज्यों में जो कुछ वहाँ का उपज है, वनोपज है, उसके आधार पर लाइवलीहुड बढ़ते जा रहा है और अपना जीवन
खुद की समृद्धि की तरफ कुटुंब जीवन है, जो माइग्रेशन है, गांव छोड़कर शहर की तरफ जाना पड़ता है, वो भी कम होने लगा है, यानी पलायन कम होने लगा है। मैं झारखंड और छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर देख कर आया हूँ, और वहाँ ऐसा था कि पूरा लोग गांव छोड़कर बम्बई, दिल्ली, आगरा, हैदराबाद तरफ जाते थे। अभी अपने गांव में रहकर गांव की ही जो जमीन है उसमें अपना अनाज पैदा करते हैं और बच्चों को पढ़ाई की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये 2 दिन के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे कि ये कैसे बढ़ेगा, जो लाइवलीहुड है और प्रत्यक्ष रूप से सस्टेनेबल, शाश्वत जीवन शैली और शाश्वत रूप से वनस्पति, निसर्ग, सृष्टि, और उसी के अनुसार कोई भी बीज बोते हैं हम, तो उसके अंदर सब कुछ रहता है और वो ही फलता है, फूलता है। वसंतागमन जो होता है वो बीज के फलने फूलने से होता है। तो हमारे यहाँ जनजाति के जीवन में सब कुछ है, उसके ऊपर हम यदि ध्यान दें, भारत सरकार ध्यान दे और अपना पूरा नियोजन जो है भारत है, बाहर से लाना, ये इतना खाद लाना है, कुछ वही है। सृष्टि विपुल है और वहाँ के लोग भी विपुल है, उनका पारंपरिक ज्ञान भी विपुल है। प्रक्रिया उद्योग बाहर से लाते हैं। हम देखें झारखंड में आम इतने गिर के पड़ते हैं और सड़ जाते हैं, वो आम की प्रक्रिया करने का भी ज्ञान उनके पास है, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, मिट्टी से, खनिज से निकालकर लोहा निकालना है, कॉपर निकालना है, सोना निकालना है, वो वहाँ की महिलाएं जानती है। ऐसा हर एक आधुनिक रूप से परिपूर्ण ऐसा ज्ञान जनजाति के पास है। उसके आधार पर यदि हम भारत का नियोजन करेंगे, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ध्यान देकर नियोजन की प्रक्रिया जो है ऊपर से नीचे तक आती है, वो गांव से ऊपर तक जानी चाहिए। ऐसा यदि नियोजन हो जाएगा तो सस्टेनेबल फार्मिंग और लाइवलीहुड अच्छा बन जाएगा। मुझे आप सबको अपने भारत के जो ईशावास्य उपनिषद उसका पहला श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कश्चित् धनम। ईश्वर का अंश पृथ्वी के, सृष्टि के छोटे से छोटे कण में है, और ये सारा है सृष्टि का है, यानी ईश्वर का है। ईश्वर और सृष्टि एक ही है, सारा सृष्टि का है। इसका उपयोग करना है तो संयम से करें। संयम से उसका उपयोग करेंगे तो हम ज्यादा देर तक, लाखों साल से आया हुआ ज्ञान और लाखों साल तक जाएगा, और जनजीवन जो है जनजाति का वो समृद्ध बन जाएगा। भारत का समृद्धशाली भविष्य जो है, जो हम कहते हैं आज अमृत काल है, अमृत काल यानी 75 से 100 साल तक जीने का जो काल है, उसे अमृत काल में अमृत मंथन करके जो अमृत सिंचन होता है, वो अमृत सिंचन जनजाति के ज्ञान के आधार पर हो सकता है। जनजाति के ज्ञान के आधार पर यदि हम सोचेंगे तो नया कोई अमेरिका से, यूरोप से कोई तरीका लाना नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा ज्ञान सृष्टि का जनजाति के यहाँ है। छोटी से छोटी बच्ची भी मिट्टी हाथ में लेकर, चावल हाथ में लेकर उसका परीक्षण कर सकती है, इस मिट्टी में कितना सोना है, इस मिट्टी में क्या है। तो ये आधार जो है समृद्ध जीवन का, वो अरण्य से हो जाएगा। और ये ईशावास्य उपनिषद कितने सालों पहले है मालूम नहीं, 15-20 हजार साल पहले का है कि ये धन है, ये सृष्टि का है, ये ईश्वर का है, ये नष्ट मत करो, इसका संयम से उपयोग करो। BRLF और एक्सिस बैंक फाउंडेशन की तरफ से आप 2 दिन में भारत की समृद्धि, जनजाति की समृद्धि, जनजीवन की शाश्वती जो है, शाश्वती यानी उनको कोई देना नहीं, उनके पास है, उसके आधार पर पाठ्यक्रम बनाना, उसके आधार पर ज्ञान की परंपरा जो है, उसके आधार पर शिक्षा की प्रणाली बनाना, ये हम सोचेंगे। और गांव गांव में बाहर की शिक्षा जाती है, वो वहां से बाहर जाएंगे। पहले पुराने जमाने में अरण्य में
वास करके ज्ञान लेकर गुरुकुल से लोग आते थे। तो अभी शहर की तरफ ज्ञान लेने की यदि हम सोचेंगे कि गांव में ही ज्ञान की पाठशाला है, गांव के ही बुजुर्ग जो है, गांव में जितना सारा वनोपज है उसके आधार पर, वनौषधि के आधार पर, वहाँ की जीवन शैली के आधार पर हम यदि सोचेंगे वहाँ की विकास की नीति, तो भारत की समृद्धि की तरफ हम जाएंगे। 2 दिन हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और आगे की पूरे 25 साल जो है जिसमें देश का 100 साल आज़ादी का होगा, हम असल से आज़ादी बनेंगे और जनजाति अपने ही विचार से, अपने ही हाथ के कौशल्य से अपना विकास करेंगे। धन्यवाद।